नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर ऑल टाइम हाईज हमने फ्राइडे को बनते हुए देखे और आज के दिन की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही देखने को मिली है, जहां पर $2500 प्रति आउंस के ऊपर के लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी भी यहां पर 2 हफ्ते के हाईज पर कारोबार कर रही है। इन स्तरों पर आप कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ रिकवरी हमने पिछले हफ्ते जरूर आते हुए देखी थी, लेकिन उन स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली है। अब ये माना जा रहा है कि जो सीज फायर की कॉन्वर्सेशन थी हमास और इजराइल के बीच में, वो शायद थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टिंग है और जिस तरह का डेटा हमने चाइना की तरफ से आता हुआ देखा वो भी थोड़ा कमजोर है। तो कच्चे तेल में आगे क्या करना चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मसालों की, जहाँ पर जीरा अब कुछ रिकवरी मोड में देखने को मिला है, तो यहाँ पर क्या बन सकते हैं प्राइसेस, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी राजेश रोकड़े, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता और निर्मल बैंक कमोडिटीज सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले सोने के साथ करेंगे, जहाँ पर काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है। अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो $2550 पर आउंस के भी हाइज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। लेकिन राजेश जी, जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज हमने टूटते हुए नहीं देखे। कैसे देखते हैं आप फिलहाल के बाजार, और एज ऑफ नाउ जो ये इमीडिएट रिकॉर्ड तेज़ी आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर इंडियन प्राइसेस और डिमांड पे कैसा पड़ा है? सबको तो रक्षाबंधन की सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि रेट्स आज 71,500 के आसपास लोकल मार्केट में, और वैसे देखा जाए तो 2 जुलाई को भी यही रेट थे। बट इंटरनेशनल मार्केट में आज जो $2500 क्रॉस करना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि गोल्ड अभी भी बहुत तेज है। और उसके पीछे थोड़ी देर पहले आपने ही कहा है कि डेटा, यूएस डेटा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और जो रेट कट फेड के एक्सपेक्टेड है सितंबर में, और अभी ये संभावना बन रही है कि 2025 तक के और 2 बार इसके अलावा रेट कट की संभावना बन रही है। इस वजह से भी गोल्ड और बुलिश जाने की पूरी संभावना है, ये मुझे लगता है। भारतीय बाजारों में हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए नहीं देखे, आप उससे कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ? क्या जो थोड़ा सा डिस्काउंट हमने बाजारों में चलता हुआ देखा था, क्या वो अब भी जारी है? बिल्कुल। देखिए, जब मार्केट एकदम से जब उठता है या एकदम से बढ़ता है तो थोड़ा एक स्टेबल होने के लिए थोड़ा डिस्काउंटिंग हो जाता है थोड़े दिन के लिए, लेकिन वो कुछ ज्यादा दिन के लिए नहीं होता। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे कि इंडिया में, भारत में रक्षाबंधन से फिजिकल मार्केट में काफी डिमांड बढ़ जाती है। और इस वजह से आपने देखा होगा कि फिजिकल जब डिमांड बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी पड़ता है। तो यूएस डेटा एक सपोर्टिव बनता जा रहा है, लेकिन इंडिया में भी इसका काफी डिमांड होने के कारण अभी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारे पास तो दिवाली तक के अच्छा खासा सीजन है, उसके बाद वेडिंग सीजन है, तो इसका सपोर्ट उसको सबको मिलते हुए गोल्ड के रेट और ऊपर जाने की पूरी संभावना है। जी, ऑफ कोर्स गोल्ड के रेट यहाँ पर ऊपर जाएंगे, लेकिन भारतीय बाजारों में एज ऑफ नाउ सोना डिस्काउंट के साथ काम कर रहा है, बिकॉज जिस तरह की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिली वैसी भारतीय बाजारों में नहीं है और खरीदार थोड़े से यहाँ पर स्लो हुए हैं। राजेश जी, आप कहेंगे जिस तरह का इंपोर्ट डेटा हमने पिछले महीने का आता हुआ देखा बहुत सपोर्टिव नहीं था, लेकिन जो ड्यूटी कट का इम्पैक्ट है वो शायद अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, अभी ड्यूटी कट से ही मार्केट चेंज हुआ है सिनारो इंडिया में, और उसके बाद ग्राहकी बहुत ज्यादा बाहर निकली है। और मैं पुनः एक बार यही कहूंगा कि फिजिकल मार्केट बहुत अच्छी से मजबूती से काम कर रहा है। इंटरनेशनली अगर देखेंगे तो जो $2500 क्रॉस किया, उसका इम्पैक्ट इंडिया में उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंटरनेशनली 100% रेट बढ़ा है। बट धीरे धीरे इंडिया में वो सब रेट का इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली, वो हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। राजेश जी, जैसे आपने कहा कि आज से ऑफिशियली जो फेस्टिवल सीजन है वो किक ऑफ हो गया, रक्षाबंधन के साथ साथ हम वो होता हुआ देखते हैं। किस तरह की डिमांड की एक्सपेक्टेशंस हैं? वह आपको रक्षाबंधन, फिर कृष्ण जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, इस समय में खरीदारी होती है? फेस्टिव सीजन की शुरुआत ही होती है रक्षाबंधन से, और अभी गणेश जी है, उसके बाद फिर नवरात्रि आएगी, दशहरा है, धनतेरस है, दिवाली है, वेडिंग सीजन है। तो बहुत ज्यादा रिटेल मार्केट पूरी तरह से सुसज्ज है, पूरी तरह से हम लोग तैयार बैठे हैं। सभी के पास अच्छी खासी रेंज लोग लेके बैठे हैं। और इसके अभी सितंबर में हमारा एक एग्जीबिशन भी होता है, उस एग्जीबिशन में पूरी नई डिजाइन्स सबके पास पहुंच जाती है। तो ये सब चीजें एक मार्केट को बूम देती है, और उस बूम के कारण मार्केट और खिल जाता है। एब्सोल्युटली। कुणाल, आपको क्या सेंस लगती है अब यहाँ से सोने में जिस तरह की मूव्स देखने को मिले हैं, आप क्या राय देंगे? प्राइस डिरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू तो अपसाइड ही लग रहा है। ऑलरेडी $2500-2600 का मेरा टारगेट था, $2500 आ गया है, $2600 भी आ जाएगा। मंदी होने के लिए कोई रीजन नहीं है अभी। अगर कोई सीज फायर होती है
तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, छोटे मोटे डिप्स या करेक्शन जो भी आप वर्ड यूज करते हो वो देखने मिल सकता है। बट डायरेक्शनल व्यू अभी भी तेजी का ही है गोल्ड में। और मुझे लग रहा है कि ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं इसमें ETF विल बी द वन ऑफ द मेजर बायर्स ऑफ द गोल्ड गोइंग फॉरवर्ड। जैसे यूएस का रेट कट साइकिल स्टार्ट होगा, पहला रेट कट 25 या 50 बेसिस पॉइंट से जो भी आएगा, दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ द रिवर्सल ऑफ द यूएस डॉलर। और इसके बाद ETF गोल्ड के जो ETFs है उसकी होल्डिंग बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। कुणाल, आप कहेंगे कि ग्लोबल ETFs शायद वो एसेट क्लास है जिसने गोल्ड की तेजी का फायदा अब तक यहाँ पर नहीं उठाया, लेकिन करंट लेवल्स पे बाइंग करेंगे? हम लोग 2 साल से एक ही चीज बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स। दैट इज द मेन रीजन व्हाई गोल्ड इज वेयर इट इज राइट नाउ। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड अलोंग विद द सेंट्रल बैंक तो अभी भी बाई करेगी, बट उसके साथ नया बाइंग देखने मिलेगा ETFs का। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड की बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। सो डोंट लुक एट द लेवल कि ये $2500 है, बहुत बड़ा हुआ है। सो लुकिंग एट द वे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो बैलेंस शीट बढ़ी हुई है, वो हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर होने चाहिए थे। सो देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर गोल्ड टू गो अप। सो गोल्ड में जब भी आएगा छोटा मोटा करेक्शन या डीपी आने वाला है, ट्रेंड तो तेजी का ही है। कुणाल, चांदी कैसे देखेंगे? 2 हफ्ते के हाईज पर यहाँ भी कारोबार है। क्रॉस इंडस्ट्रियल मेटल्स में तेजी है जिसका फायदा चांदी को भी मिला है। एक सिल्वर स्क्वीज करके यहाँ पर ट्रेंड भी कर रहा है। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? फंडामेंटल तो कोई दो राय ही नहीं है सिल्वर में। फंडामेंटल तेजी के ही थे, पर ओवरऑल जो मेटल मार्केट में खराबी है, चाइना में जो खराबी चल रही है, उसको देखते हुए एक बार लग रहा था कि बहुत ज्यादा इमीडिएटली नियर टर्म में ना बढ़ पाए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि द वर्स्ट इज ओवर। 78,000 79,000 जो हमने देखा वो बॉटम हो गया है चांदी में, और धीरे धीरे फर्स्ट टारगेट 85,500, सेकेंड टारगेट 88 89, ये कंजर्वेटिवली आता हुआ लग रहा है टिल दिवाली या नवंबर महीने तक। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर चांदी में अच्छी खासी लौटी है। राहुल, जिस तरह के नंबर्स हमने इंपोर्ट के तौर पर पिछले महीने में आते हुए देखे हैं, क्लियरली सोने को सरपास किए हैं और चांदी में अच्छी खासी खरीदारी की एक्सपेक्टेशन आगे जाकर भी है। प्राइस व्यू तो यहाँ पर कुणाल ने दिया ही है। आपको क्या सेंस लगती है कि प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? और दूसरी बात यह कि किस तरह की खरीदारी यहाँ पर है, क्योंकि मुझे याद है इमीडिएटली ड्यूटी कट के बाद सबने कहा कि स्टॉक्स खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, चांदी की रिकॉर्ड खरीदारी आ रही है। क्या वो अब थोड़ी सी स्टेबल हुई है? की प्राइजेस डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है डिमांड को। तो जो नीचे लेवल की प्राइजेस चल रही है उसमें चांदी की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे साउथ में एक फेस्टिव सीजन होता है वरमा लक्ष्मी, जिसमें चांदी की खरीदी होती है। हमने इस बार रिकॉर्ड सेल्स देखे हैं विच है सरपास्ड लास्ट 2 years रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है चांदी की प्राइजेस को लेके। और आगे भी जैसे फेस्टिव डिमांड जब भी चालू हो रही है, जैसे गणपति आ गया, आगे नवरात्रि आ गई, दिवाली है, ये सब जितने भी फेस्टिवल है सिल्वर को सपोर्ट करते हैं बाइंग के लिए। तो डिमांड हमें आगे लग के यही लग रहा है कि चांदी की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग हो रही है और निचले स्तरों पे इन्वेस्टमेंट डिमांड भी काफ़ी आ रही है। तो आपको लगता है ये खरीदारी आगे जारी रहेगी और कहां तक आप देखते हैं प्राइस लेवल्स आते हुए? जैसे चांदी को मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था 78 से 79,000 बहुत अच्छे स्तर है। जैसे लास्ट वीक अपन ने इंटरव्यू जूम हुआ था तो मैंने बताया था कि दिस आर गुड लेवल्स टू बाय। और अभी जैसे ऊपर में मुझे लग रहा है करीब 85,000 के आसपास चांदी एक बार स्टेडी हो जाएगी। वहाँ से जो 1000-2000 का करेक्शन दे सकती है। और चांदी की ओवरऑल स्ट्रेंथ काफ़ी है। इस साल मुझे लग रहा है 94,000 से लेकर 95,000 के आसपास चांदी दिखेगी। ओके, तो 94-95 जिस तरह के हाईज हमने यहाँ पर चांदी में बनते हुए देखे हैं ऑल टाइम, उस तरह के लेवल्स यहाँ पर ये साल खत्म होने से पहले शायद फिर देखने को मिल सकते हैं। कुणाल, बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर आप कहाँ पर ज़्यादा बुलिश हैं? एज फार एज फंडामेंटल, सिल्वर के फंडामेंटल बेटर है गोल्ड से। चाइना अगर कोई पैकेज देता है या स्टेबल होता है तो सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो डिमांड सप्लाई साइड से डेफिनेटली सिल्वर ज़्यादा बुलिश है। ऑलराइट, तो अगर आप सोना और चांदी खरीद रहे हैं तो दोनों ही खरीदें, लेकिन चांदी आपको यहाँ पर आगे जाकर बेहतर रिटर्न्स दे सकती है। बहुत शुक्रिया राकेश जी एंड राहुल, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मेटल्स की, कच्चे तेल में जो गिरावट है उसके क्या रीजंस हैं, और ऑफ कोर्स एग्री पर भी देंगे आपको स्ट्रैटेजीज। चांदी में तो यहाँ से तेजी ही नजर आती है और जैसे आपको बताया है कि फेस्टिवल सीजन आज से शुरू हो जाते हैं रक्षाबंधन के साथ, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर अब भी ढूंढे जा सकते हैं।
लेकिन तेजी यहाँ पर बेस मेटल्स में भी देखने को मिली है। कुणाल, कैसे देखते हैं आप कॉपर, जो कि 2 हफ्ते के हाइज पे है, पिछले हफ्ते 2.5% की तेजी के साथ यहाँ पर काम हुआ, और जो एस्कॉन्डिडा माइन जो है चिले में, जहाँ पर अब स्ट्राइक की बातचीत की जा रही है, आपको लगता है उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी प्राइसेस पे पूरा देखने को मिल चुका है, या यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन? आई थिंक ये जो स्ट्राइक एस्कॉन्डिडा में जो खत्म होने वाली थी, ये फ्राइडे से ये बात चल रही है, और उसके बावजूद भी हमने कॉपर में इजाफा होते हुए देखा है। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्राइक। स्ट्राइक को छोड़ के भी जैसे हमने बाओ स्टील के चेयरमैन का स्टेटमेंट सुना था, चाइना की इकोनॉमी में सीवियर डाउनटर्न है, सो स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है। सो ये सब देखते हुए ऐसा कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि चाइना में कोई ना कोई मेजर्स वहां की गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रिवाइव द शार्प डाउनटर्न इन द रियल एस्टेट सेक्टर। तो ये एक्सपेक्टेशन में थोड़ा बहुत प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, यूएस का जो रेट कट होने वाला है, आई एम अज्यूमिंग रेट कट 100% होने ही वाला है, 25 या 50 बेसिस पॉइंट। नाउ दैट इज द क्वेश्चन। So a reversal of the rate cut in US is a start of a bullish cycle in overall commodities. तो कमोडिटी में ओवरऑल मुझे लग रहा है मेटल्स में भी जो बहुत प्राइजेस नीचे आ गए हैं, 940-50 से कॉपर सीधा 780 770 तक आ गया था। सो ये फिर से धीरे धीरे 830-840 तक जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे। फिर से ऑल टाइम हाई $11,000 पहुंचने का चांस अभी फिलहाल कम लग रहा है, बट रियलिस्टिकली 830-835 के टारगेट आने चाहिए। ओके तो जहाँ तक ओवरऑल मेटल्स की कॉन्वर्सेशन अब यहाँ पर है, कुणाल, आपने इस ट्रेंड को सही पकड़ा। हमने यहाँ पर हाइज भी बनते हुए देखे, उसके बाद मुनाफा वसूली भी अच्छी खासी आई, अब रेट कट ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन है मार्केट की तरफ से यहाँ से। अब यहाँ पर अगर पोर्टफोलियो बनाना हो, ट्रेंड कैच करना हो, तो कैसे देखेंगे? आई थिंक जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो है दो मैटर्स में। एक तो कॉपर में ट्रिमेंडस वैल्यू है। एक वहाँ चाइना की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके हम टैंगशेंग प्रीमियम ट्रैक करते हैं, वो 2-1.5 महीने पहले चल रहे थे $10 से $15, वो आज $60 हो गया है। सो दिस इज द क्लियर इंडिकेशन दैट सम इंप्रूवमेंट इज सीन इन द डोमेस्टिक मार्केट। सो एक कॉपर है, और दूसरा मेरी राय में एल्यूमिनियम मुझे अच्छा लग रहा है। सो कॉपर और एल्यूमिनियम ये दोनों में आप पोजिशनिंग कर सकते हैं 6 to 7% अपसाइड के लिए। ओके बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, जहाँ पर पिछले हफ्ते की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। कैसे यहाँ पर आप ट्रेंड्स रीड करेंगे? स्लो डाउन यहाँ पर ओपेक और आईईए ने भी जताया है, और ऑफ कोर्स जहाँ तक यूक्रेन, रशिया और इजराइल हमास की बात है, वो ऑनगोइंग कंसर्न्स हैं, जहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट आती है तो उस लिहाज से हम मूवमेंट आता हुआ देखते हैं। I think it's a strong push and pull from bulls and bear, क्योंकि जो अगर आप डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप देखेंगे तो तकरीबन 8,40,000 बैरल का गैप है। डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, सो दैट इज द रियल सिनेरियो। बट मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड। यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 13.4 है। नेक्स्ट क्वार्टर में एस्टिमेट बता रहे 13.5, 13.6 हो जाएगा, तो 2-3 लाख बैरल और बढ़ने की जगह है शेल ऑयल का प्रोडक्शन। सो यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और बहुत सारी इकोनॉमी में स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन है, जैसे चाइना में चल रहा है। तो ये सब मिला के ऐसा मुझे लग रहा है $70 मैक्सिमम डाउन साइड ऑयल में, WTI की बात कर रहा हूँ, और जो फिलहाल 76 चल रहा है, और मैक्सिमम अपसाइड $80। सो $10 की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बहुत घट जाता है 72-73 आता है, तब बाय करके काम करना चाहिए। 77-78 पे प्रॉफिट बुक करके शॉर्टिंग कर सकते हैं। सो $70 to $80 के बीच में ऑयल ट्रेड करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुणाल, साथ ही साथ यहाँ पर एग्री में अगर बात की जाए तो कोई टॉप ट्रेड्स यहाँ पर, क्योंकि अब स्विंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मसालों में कुछ बहुत बाइंग निचले स्तरों पर आई है, फेस्टिवल सीजन में डिमांड भी बढ़ जाती है, कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप? आई थिंक जो हिसाब से लेटर स्टेजेस में जो स्विंग पिकअप हुआ है, तो नेक्स्ट साल का क्रॉप्स अच्छे आने चाहिए। बट फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा कि जो कमोडिटी में शॉर्टेज है, जैसे टर्मरिक है, उसमें हम लोग बाइंग कर सकते हैं। टर्मरिक नेक्स्ट साल का प्रोडक्शन बढ़ के आने की बात है, बट ये साल तो सिनेरियो टाइट है। सो 16,000 तक टर्मरिक जा सकता है।
ओके, तो एग्री में अगर टॉप ट्रेड बनाना हो तो यहाँ पर हल्दी पे बनाया जा सकता है। फंडामेंटल्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं और यहाँ से और तेजी ये कमोडिटी आपको दिखा सकती है। बहुत शुक्रिया कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। और जाते जाते आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर CNBC आवाज़ आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले मार्केट गुरुकुल के लिए आ गया है खास इंडिपेंडेंस डे ऑफर, जहां आपको रजिस्ट्रेशन पर मिल रहा है पूरे 30% का डिस्काउंट। तो जल्दी कीजिए, कहीं ऑफर छूट ना जाए। कूपन कोड है freedom30, इसका इस्तेमाल कीजिए और उठाइए इस मौके का फायदा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।